Hello students. So लास्ट क्लास में हमने इंट्रॉपी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था। आज का ये लेक्चर जो होगा इसमें हम लोग कंप्लीट इंट्रॉपी को कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है दैट इंट्रॉपी जो है वो इस चैप्टर का इंथैल्पी जो है वो इस चैप्टर का 70% पार्ट कवर करता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंथैल्पी बेस्ड आते हैं, इंट्रॉपी बेस्ड आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कुछ क्वेश्चन आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंथैल्पी से पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसे हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में कवर करेंगे। सो इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी का दूसरा नाम आप याद रखना। इंथैल्पी का दूसरा नाम क्या है? हीट कंटेंट ऑफ अ रिएक्शन। सो जब भी कोई रिएक्शन कैरिड आउट होता है, जब भी कोई आपका एक रिएक्शन हो रहा है, सपोज करो ऐसा A and B फॉर्म एंड इट प्रोड्यूस C and D, एट दैट टाइम यहाँ से या तो हीट आपका बाहर निकलेगा जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक, या फिर ये रिएक्शन होते वक्त हीट एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब के लिए मैंने इनवर्ड एरो दिया है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक। दोनों ही केसेस में हीट या तो इवॉल्व होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो हीट निकल रहा है बाहर, इसी हीट कंटेंट को हम लोग इंथैल्पी कहते हैं और इंथैल्पी को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पिछले स्लाइड्स में कुछ, कि इंथैल्पी जो होता है ये एक स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन नहीं होता है। ओके, या हियर सो इंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इंथैल्पी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी आपको याद रखना है। एंड देन इंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग बेसिकली यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन जो है उतना ही हमारे सिलेबस में है, उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखोगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू पी डेल वी। ये कैसे डिराइव हुआ था फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो यहाँ पे मैंने किया है और आप लोगों को लास्ट के कुछ लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन करवाया था। सो अगर अभी नहीं क्लियर है तो उसको एक बार पूरा देख लेना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कॉन्वेंशन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। मैंने आपको ट्रिक बताया था, एक्सोथर्मिक मतलब कुछ बाहर जा रहा है, मतलब कुछ नेगेटिव हो रहा है आपके पॉकेट से, दैट विल बी नेगेटिव। एंडोथर्मिक मतलब कुछ अंदर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव। साधारण सा तरीका है। और पी वी की जगह हम लोग एनआरटी पुट कर सकते हैं। डेल्टा पी वी है, दैट इज वाई दिस इज डेल्टा एन जी, दिस इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल बिटवीन द रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल। एंड इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिया है। तो एक क्विकली रिकैप मैंने करवाया आपको, इंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। इंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन को फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला हमने बताया था। इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज नथिंग बट सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कौन सा इंथैल्पी हम लोग लेते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वाला इंथैल्पी लेते हैं। अब ये फॉर्मेशन क्या है वो यहाँ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इज इट ओके? सो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक रिएक्शन हो रहा है, N2 + H2 इज इक्वल टू NH3। अगर आप इसको बैलेंस करो तो ऐसा बैलेंस होगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी है डेल्टा एच, उसको आप कैसे लिखोगे? ये एक एग्जांपल लिया मैंने। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल के लिए आप इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जब निकालने जाओगे तो आप इसको लिखोगे सम ऑफ इंथैल्पीज, सॉरी दिस विल बी डेल्टा एच, इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है? NH3 है, इसके सामने नंबर ऑफ मोल 2 है, तो आप इसको 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 बिठा दोगे, माइनस रिएक्टेंट साइड में आपका N2 है, उसके सामने नंबर ऑफ मोल 1 है, सो दिस इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 प्लस 3 है H2, सो दिस इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। अब ये फॉर्मेशंस क्या होगा ये अभी बाद में मैं आता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहीं तक रहने दे रहा हूँ। अभी हम लोग वापस इस स्लाइड में आएंगे, फिर इसको देखेंगे अच्छे तरीके से कि ये क्या है। क्या एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कैल्शियम ऑक्साइड
जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है और बनाता है CaCO3, इस वक्त का आपसे इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पूछा है। इसी रिएक्शन का इंथैल्पी क्या होगा? आप इसको इसी फॉर्मूला से यूज कर सकते हो। इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दैट विल बी व्हाट, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में एक ही है ना, सो ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 माइनस रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इफ द वैल्यूज आर गिवन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का अगर वैल्यू दिया रहेगा तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लोगे, ये सुन लो। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला को यूज करना सीखो, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये जो फॉर्मूला है ना, इसको कहा जाता है मदर फॉर्मूला ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस फॉर्मूला से सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, वेदर इट इज हेसेस लॉ, वेदर इट इज इंथैल्पी ऑफ कंबशन, फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन, वेपराइजेशन, ये जितने सारे लिखे हुए हैं ना यहाँ, इनके सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला से बनेंगे। यहाँ तक कि इंट्रोपी के, गिब्स फ्री एनर्जी के सारे न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूला से बन सकते हैं। ऐसे ही रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद रखो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर। तो चलो पहला टाइप में हम लोग आ जाते हैं, दैट इज योर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, हमें कुछ बनाना है, और हम रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें क्या बनाना है, हमें एक कंपाउंड बनाना है। एग्जैक्टली कितना मोल बनाना है? 1 मोल बनाना है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? अगर हम 1 मोल किसी कंपाउंड को बनाते हैं फ्रॉम इट्स एलिमेंट, किसी भी चीज से बनाने से नहीं होगा। जैसे कि सोचो, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था जहां पे आपने देखा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक कंपाउंड है। ओके, इस कंपाउंड को हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से बनाया। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कहता है कि अगर आप किसी कंपाउंड को बना रहे हो लेकिन उसी के एलिमेंट से बना रहे हो, तब जो इंथैल्पी निकलेगा या तब जो हीट बाहर निकले या एब्जॉर्ब हो, उस हीट को हम लोग कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो आप कैल्शियम कार्बोनेट के उसके एलिमेंट से बनाओ। जैसे कैल्शियम इसका एलिमेंट हुआ, कार्बन इसका एलिमेंट हुआ और ऑक्सीजन इसका एलिमेंट हुआ। उसके बाद आप इसको बैलेंस कर लो। राइट हैंड साइड में देखो 1 मोल बना है। सो इस वक्त जो इंथैल्पी निकलेगा ना, दैट इंथैल्पी इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन ये प्रीवियस वाले रिएक्शन में जो इंथैल्पी होगा, ये सिंपली इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होगा, बट नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। आई होप मैंने समझा पाया आप लोग को कि क्यों ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है और ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। क्योंकि इस केस में 1 मोल मेरा कंपाउंड बन रहा है अपने ही एलिमेंट से। तो जब भी कोई कंपाउंड अपने एलिमेंट से बने एग्जैक्टली 1 मोल, उस वक्त हम उसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तब कहेंगे जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो, जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, तब इसे आप कहोगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और स्टैंडर्ड के लिए कुछ नहीं होता, ऊपर एक नॉट लगा दिया जाता है ऐसे। आई होप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब एक सीधा साधा क्वेश्चन अगर मैं यहां से पूछूं कि व्हाट विल बी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एलिमेंट, प्योर एलिमेंट्स का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा? देखो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि जब हम
किसी चीज को उसके एलिमेंट से बनाए, तो एलिमेंट को एलिमेंट से कैसे बना सकते हो, है ना। सो एलिमेंट को हम एलिमेंट से नहीं बना सकते, दैट इज वाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एलिमेंट विल बी जीरो। ओके, ये मेरा सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्योर एलिमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने सारे एलिमेंट आपको दिखते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, जिंक, ओके, नियॉन, हीलियम वगैरह वगैरह, जितने सारे हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं और उनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा। तो कार्बन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा, ऑक्सीजन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे है जीरो होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा, कैल्शियम का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा। दैट्स ऑल। आई होप समझ में आया होगा, ये इतना डिफिकल्ट नहीं था जो आपको समझ में ना आए। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम यहाँ से लेते हैं हम लोग, फिर इंथैल्पी ऑफ कंबशन में जाएंगे। चलो इसी क्वेश्चन को, इसी रिएक्शन को लेते हैं हम लोग। जैसे कि CaO प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3, ओके। और आपसे पूछा गया है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, कितना होगा। और आपको गिवन है, सपोज करो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सपोज ये है x किलो जूल पर मोल, ओके। फॉर सिंप्लिसिटी जस्ट न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है -y किलो जूल पर मोल, एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है +z किलो जूल पर मोल। सो आपसे पूछा है इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन विल बी व्हाट। बहुत आसान है, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो फॉर्मेशन प्रोडक्ट में है CaCO3 और रिएक्टेंट साइड में हमारा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सारे वैल्यूज देखो दिए हुए हैं, ये Z है, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हमने X पकड़ा है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए -y था। सो योर आंसर विल बी Z - X + y। बस एग्जामिनेशन में क्या होगा, ये XYZ के जगह कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए होंगे जिसको आपको पुट करना है। सो ये एग्जाम्पल जो है आपको समझ में आया कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, और उसके लिए गिवन हमारे पास होना चाहिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ओके। एक न्यूमेरिकल इस पे दिया हुआ है प्रैक्टिकल, दिस इज फ्रॉम NCERT क्वेश्चन नंबर 11। इस प्रॉब्लम को वैसे ही करना है जैसे मैंने कहा आपसे, बट ये कंबशन का है। सो वेट अ मिनट, लेट्स डू अनदर, ओके। 12th नंबर, सो हियर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, N2O4 are given respectively in the question, okay. You have to find out the enthalpy of reaction। अभी हमने जैसे कहा आप रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखो, उसके बाद इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप एक बार रिएक्शन लिख लो और जो वैल्यूज दिए हुए हैं पुट करो, आंसर निकल जाएगा। इतने आसान आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं NCERT में, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है जहाँ पर अमोनिया बन रहा है अपने ही एलिमेंट्स। अमोनिया इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, क्योंकि देखो ये एक कंपाउंड है NH3 और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एलिमेंट्स। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको याद होगा कि 1 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इंथैल्पी होता है उसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ 1 मोल नहीं, बस यहाँ ट्रिक ये है कि सामने 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 मोल के लिए गिवन है ये इंथैल्पी। सो 1 मोल के लिए आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दोगे एंड ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है इसको भी 2 से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। सो आई होप बहुत ईजी सवाल पूछा जाता है, आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंथैल्पी ऑफ कंबशन, दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ इंथैल्पी। Enthalpies are depend on the type of reaction,
एज सिंपल एज दैट। जैसा रिएक्शन आपका होगा इंथैल्पी का नाम वैसा पड़ता है। आप कंबशन कर रहे हो तो इट इज इंथैल्पी ऑफ कंबशन। आई होप एवरीवन knows that what do you mean by the combustion. सो कंबशन में क्या हो रहा है, हम किसी भी चीज को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। और इस प्रोसेस के होते वक्त जितना हीट इवॉल्व होता है, ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को आग लगाते हो तो वो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब तो नहीं करता होगा, है ना। तो एक कंबशन का मतलब है हीट हमेशा क्या होगा, बाहर निकलेगा, है ना। हीट इवॉल्व्ड, और हीट इवॉल्व होने का मतलब ये कैसा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सो कंबशन जो है ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, बहुत कॉमन सी बात है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन या फिर हीट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, कौन से इक्विपमेंट से, तो आप याद रखना एक नाम, दिस इज कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर। दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सबसे आसान वाला कंबशन का, जैसे लकड़ी, कोयला, कुछ भी ले लो, इसमें आपका कार्बन होता है। इन एक्सेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप इसको जब बर्न करते हो, एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस into convert into carbon dioxide and respective water or whatever it may be, that enthalpy is called enthalpy of combustion, and this is represent like this. Take another example, suppose CH4 मीथेन, इसका 1 मोल मैंने लिया, जितना ऑक्सीजन चाहिए दे दो, एक ऑक्सीजन का मोल मत काउंट करो, ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना दे दो फॉर कंप्लीट कंबशन। ओके, सो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे 4 मोल ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस कर लो। इस वक्त जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा यही होगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इज इट ओके? कंबशन मीन्स व्हाट, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस in presence of excess oxygen is undergo combustion completely. Okay, एक दूसरा एक रिएक्शन लिखते हैं। आपको ये रिएक्शंस खुद बनाने पड़ेंगे एग्जाम में। जैसे ये मीथेन था, अगर इथेन होता तो C2H6, इसको अगर आप कंबशन करोगे तो ये क्या बनाएगा, 2CO2 + H2। अब आपको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, इसको 1 मोल ही लेना है, इसको चेंज मत करना, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 4 7 हो जा रहा है, तो यहाँ 7/2 पुट कर दो। इसको 2 मत करने जाना, 2 मोल मत करने जाना, नहीं तो ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं रहेगा फर्दर। आई होप इंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको समझ में आया है। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बोल रहे थे इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस इज योर रिएक्शन, इज गिवन दिस मच। सो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1 मोल कार्बन अगर एक्सेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होता है, उस वक्त जो हीट इवॉल्व होता है वो होगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन। लकीली यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो यहाँ एक स्पेशल केस बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना है उतना ही इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है ना। तो ये फैक्ट यहाँ पे है, इसलिए मैंने बताया। इस क्वेश्चन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसे एक इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज योर इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, उसका वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करना है। हमें पता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब 44 ग्राम होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, ग्राम पर मोल। सो 44 ग्राम पर मोल इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग कह सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमसे पूछा गया है कि 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें कितना मोल कितना किलो जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। सो देखो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है इतना एनर्जी के लिए, तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा, 35.2 ग्राम के लिए क्या होगा। दिस इज योर यूनिटरी मेथड। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर है
जब आप यहाँ ये अप्लाई करते हो तो इसे हम लोग स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। और स्टोइचियोमेट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होता था, मैंने बताया था आपको, इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड होने चाहिए। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। ओके, ये क्वेश्चन तो अभी हमने सॉल्व किया इन दोनों। नेक्स्ट आ जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं जिसमें ये थर्ड वाला इसको भी मैं इंपॉर्टेंट दूंगा। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो न्यूट्रलाइजेशन वर्ड क्या है, इसको मैं एक आपको सेपरेटली बताऊं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो एसिड जब भी हम लोग कहें, इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं H+, और जब भी हम लोग कहें बेस तो ये हो सकता है OH-। साधारण भाषा में अगर कहे तो when 1 mole of H+ react with 1 mole of OH- to produce 1 mole of water, at that time the amount of heat produced, यहाँ भी हीट इवॉल्व होता है, ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो इस वक्त हीट निकलेगा बाहर, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ओके, डेल्टा HN। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसका वैल्यू होता है -13.7 किलो कैलोरी। कैलोरी में एक्चुअली हम लोग नहीं मापते हैं, हम लोग तो जूल में मापते हैं। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना, क्या करना होगा आपको, 4.18। सो अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आएगा 57.2 और 52.7। जस्ट चेक इट आउट, जस्ट मल्टीप्लाई द वैल्यू -13.7 into 4.18, 57.2, या 57.2 किलो जूल पर मोल। ओके, और ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, इसीलिए मैं ये इम्पॉर्टेंट मैंने कहा, ये आपको याद रखना होगा, मे भी एग्जाम में ना दिया हो। और क्यों याद रखना होगा, इतने सारे इंथैल्पीज हमने पढ़े लेकिन किसी को याद नहीं रखना है। याद सिर्फ आपको रखना है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को, बार बार कह रहा हूं, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को याद रखना है, -57.2 किलो जूल पर मोल। द रीजन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर फुल्ली न्यूट्रलाइज ईच अदर। सो यहां पर मैं एक बार फिर से इसको लिखता हूं, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो फुल्ली डिसोसिएट होता है। ये हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। ठीक है, सो H+ और OH- अगर एक एक मोल है तो ये आपस में फुल्ली एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वाटर बना देगा, एंड देयरफॉर एट दैट टाइम द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज, स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -57.2 किलो जूल। यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके। चलो यहाँ से एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, अगर आपको ये समझ में आया है तो। जैसे कि सपोज करो दिया हुआ है HCl एंड NaOH का रिएक्शन। सो व्हाट दे फॉर्म NaCl + H2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 1 मोल है और ये 1 मोल है, तो बताओ यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जरा फटाफट मुझे बताओ क्या होगा, कमेंट करो, वीडियो को पॉज करके सोचो। यस, जिसने भी ये सोचा है कि दिस इज -57.2 किलो जूल, उसका आंसर करेक्ट है, -57.2 किलो जूल पर मोल। द रीजन इज यहाँ पर 1 मोल HCl में 1 मोल H+ होता है, NaOH में 1 मोल OH- होता है और 1 मोल H2O बनाया है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, think very clearly while taking your time. Now this is H2SO4, 1 mole, and NaOH we take 2 mole, and this reaction will become like this. Yeah,
Na2SO4 प्लस H2। जरूरी नहीं है, देखो इसके सामने वाला वर्ड मैं लिख रहा हूँ। ऐसे एग्जाम में आपको दे सकता है कि ये 1 मोल है, ये 0.5 मोल है, ऐसा बोल देगा, नो प्रॉब्लम, आपको ऐसे ही करना होगा। और इस वक्त आपको यहाँ पे इंथैल्पी बताना है कितना होगा, नॉट नेसेसरी दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। ओके, नाउ दिस टाइम द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ये कितना होगा, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम। इसको करने के लिए आप इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सोचो, ध्यान से सोचो, आपको ये आंसर अपने आंखों के सामने दिखेगा। आपको यहाँ दिख रहा है कि H2SO4 कितना है, 1 मोल है। आई होप H2SO4 1 मोल है, और एक H2SO4 में H प्लस कितने सारे हैं, एक H2SO4 में H प्लस कितने सारे हैं, 2 हैं। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल ऑफ H प्लस, इज इट क्लियर नाउ। तो ये देखो, ये 2 H प्लस प्रोड्यूस करेगा, मतलब 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H प्लस, and 1 mole of NaOH produce 1 mole of OH minus, so 2 mole of NaOH produce 2 mole of OH minus, and they together form 2 mole of water. So in this case the enthalpy of reaction is nothing but, 1 मोल मेरा बनाता था तो enthalpy of neutralization होता था, 2 मोल बनाया तो मैं बोल सकता हूँ twice the enthalpy of neutralization, yes or no? So answer will be your minus 2 into 57.2 किलोजूल। मज़ा आया, मज़ा आना चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और इसी तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और मैं ले रहा हूँ, आप बताओ इसी क्वेश्चन को, H2SO4 प्लस 2NaOH एंड इट फॉर्म Na2SO4 प्लस H2। नाउ मैं यहाँ पे डिफरेंट कुछ कंडीशन लिख दे रहा हूँ, और मैं आपको एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मुझे आंसर बताओ। जैसे फर्स्ट केस में ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो मुझे बताओ डेल्टा H1 क्या होगा। ये 0.5 मोल है, ये भी 0.5 मोल है, तो बताओ मुझे डेल्टा H क्या होगा। नेक्स्ट केस, ये 0.5 मोल है, ये 1 मोल है, इस वक्त डेल्टा H क्या होगा। एंड फोर्थ कंडीशन, इट इज़ 1 मोल, दिस इज 3 मोल, इस केस में डेल्टा H4 क्या होगा। सो दिस आई गिव यू एज अ होमवर्क, ओके, एंड आई एक्सपेक्ट दिस आंसर्स। ऐसा मत करना कि इसको नहीं करोगे, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बहुत सारे पूछे गए होंगे। सो नहीं आए तो मुझे प्लीज़ बताना कि नहीं हुआ है, बट कोशिश ज़रूर करो, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन बनाने की कोशिश करो इसे, ओके। डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी है, ओके। सो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तक ही मैक्सिमम क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं। बाकी सब एक बार आप लुक थ्रू कर लो, इसको ध्यान से देख लो, उतने ज़्यादा ये सब पूछे नहीं जाते, बट डेफिनेशन आपको समझ में आना चाहिए। सो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, जब भी कोई 1 मोल सॉल्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है, जो हाइड्रेटेड होता है, सॉरी अनहाइड्रेटेड होता है, मतलब एनहाइड्रस होता है, या फिर पार्शियली हाइड्रेटेड होता है। एनहाइड्रस और पार्शियली हाइड्रेटेड का मतलब क्या, अगर देखो इसके पास कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो इसे हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस, और अगर इसके पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल हो लेकिन सैचुरेटेड ना हो तो इसे हम लोग पार्शियली हाइड्रेटेड कहते हैं। जब ये इनफ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे, जितना भी चाहिए उतना दे दो, यहाँ काउंट मत करो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जितना वाटर चाहिए दे दो, और ये फाइनली ये जो बनाया ये है वो इसका हाइड्रेटेड कंपाउंड। तो इसको कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H सफिक्स H, ओके। और ये वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डोंट यू नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यूज। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, इट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी। व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन सम सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड
इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यहाँ भी आपको वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ इज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्यूजन इसलिए इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ और बॉन्ड इंथैल्पी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक सॉलिड जो है से 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड, ठीक है। सो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज अ चेंज इन इंथैल्पी इन्वॉल्व ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, ओके, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनेशन बहुत बार पूछ देता है और मोस्टली ये एंडोथर्मिक होता है, मोस्टली, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ हीट को मुझे एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, दैट इज वाई इट इज मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है दैट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, सो यू हैव टू रिमेंबर इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड, ओके, वैल्यूज की जरूरत नहीं है, वैल्यूज सिर्फ आपको न्यूट्रलाइजेशन में याद रखना है। सेवेंथ वन इज योर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नाउ वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है 1 मोल। ये भी क्या होगा हमारा, मोस्टली एंडोथर्मिक होगा बिकॉज लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज अ चेंज इन इंथैल्पी। द इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द चेंज इन इंथैल्पी involved during conversion of 1 mole of substance from solid to gaseous state at its boiling point, not at melting point. sublimation में, और आपका इससे पहले हमने जो पढ़ा that is your fusion में यही डिफरेंस है। फ्यूजन हमारा मेल्टिंग पॉइंट पे होता था, सब्लिमेशन जो है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, ठीक है। जब भी कोई सॉलिड को ऑल ऑफ अ सडन हीट करके उसको लिक्विड से पहले उसको डायरेक्टली गैस में हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और ये ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ही होगा क्योंकि हमारी हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। एंड एटोमाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, जब हम किसी मॉलिक्यूल को उसके अंदर के बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं और तोड़ के उसको एटम में कन्वर्ट कर देते हैं, उस वक्त जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होता है या इवॉल्व होता है, जनरली एब्जॉर्ब ही होता है क्योंकि हम उसे बॉन्ड को तोड़ते हैं और बॉन्ड को तोड़ते वक्त हमें एनर्जी देना पड़ता है और बॉन्ड टूटने के बाद एनर्जी मिलता भी है। सो ये कहना मुश्किल है कि एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। सो इट इज़ द enthalpy of atomization is that components of total separation of all the atom of a chemical substance। जैसे मैंने कहा, जैसे हाइड्रोजन को उसके एटम में कन्वर्ट कर दो, क्लोरीन है, सो क्लोरीन का ऐसे बॉन्ड था, आपने क्या किया, इसमें क्लोरीन और क्लोरीन को इन अ फॉर्म ऑफ एटम कन्वर्ट कर दिया, सेपरेट एटम्स। लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये मॉलिक्यूल है, राइट हैंड साइड में एटम है, ओके। सो दिस इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड इंथैल्पी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए इसको बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। मान लो यहाँ पे इंथैल्पी या आया डेल्टा एच ए, तो एक बॉन्ड तोड़ने के लिए इतना इंथैल्पी मुझे मिला। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, सो दैट इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलो। जैसे कि सपोज करो CCl4 है, CCl4 कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, एक कार्बन के 4 हाथ है, चारों में क्लोरीन है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे हीट दे रहा हूँ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बराबर, तो ये सारे बॉन्ड टूट जा रहे हैं, ये कार्बन अलग हो जा रहा है, क्लोरीन अलग हो जा रहा है, क्लोरीन के चारों एटम्स अलग अलग हो जा रहे हैं, दे आर एटम्स। तो यहाँ पर 4 CCl बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितना एनर्जी लगा, इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर एक CCl बॉन्ड का बॉन्ड इंथैल्पी आपसे पूछे तो क्या लिखोगे आप, दैट इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज बॉन्ड इंथैल्पी, और ये डेल्टा एच जो है ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। दोनों में अंतर समझ में आया आपको? एक बॉन्ड तोड़ने के लिए जो इंथैल्पी है दैट इज योर बॉन्ड इंथैल्पी, और टोटल तोड़ के अलग कर दो दैट इज योर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, सो इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे हेसेस लॉ। यहाँ से न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में।
हिसेस लॉ से। और देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंट्रॉपी एंड योर गिब्स फ्री एनर्जी, एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. So if you feel any problem of understanding, please let me know. Okay, thank you very much.